Good evening students. Today we are going to study chapter 1st, class 9th, biology. And your chapter is fundamental unit of life, that is cell. Cell is a structural and functional unit of life. Each and every part of a living organism is made up of cell. First time रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल टर्म को डिस्कवर किया था, लेकिन उन्होंने जो सेल का डिस्कवर किया था ये सेल नॉन लिविंग सेल था। सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है सेल का। दिस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, and this structure is called cell. Each and every living organism having its body, its whole structure is made up of cell. On the basis of presence of cell, it is divided into three types. First is unicellular. Second is multicellular. Third is uncellular. Generally, uncellular is present in those organisms which is not be seen through naked eye. जो खुली आँख से नहीं दिखता उनके अंदर बिल्कुल सेल अब्सेंस रहता है। एग्जाम्पल वायरस में कोई सेल नहीं पाया जाता, इसलिए उसके सेल को अनसेल्यूलर कहा जाता है। अन का मतलब अब्सेंट, यूनि का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म विच हैविंग प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेल, यानी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका पूरा बॉडी एक ही सेल से बना हुआ है, वैसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा, दे आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्यूलर organism. Multicellular means those organisms whose body organs are made up of many cells, like human beings, plants and animals. On the basis of presence of cell is divided into three types. First is uncellular, second unicellular and third is multicellular. Uncellular वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जिसका बॉडी किसी भी तरह का सेल से ना बना हो, लाइक वायरस। यूनिसेल्यूलर का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी सिंगल सेल से बना हुआ हो, लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं। मल्टीसेल्यूलर का मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी मोर देन 2 सेल से बना हुआ है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक, सेकेंड इज यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे जिसके सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस बिल्कुल अब्सेंट हो या तो अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर में पाया जाए. प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया. यूकैरियोटिक वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन हो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर के रूप में, लाइक ह्यूमन बीइंग. सबसे पहले हम देखेंगे रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, बट दैट सेल वाज नॉन लिविंग थिंग. और एक बी कॉम्ब में मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस छत्ता को बी कॉम्ब बोलते हैं. तो उस कॉम्ब वाले स्ट्रक्चर को उन्होंने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था माइक्रोस्कोप से. तो देखा कुछ इस तरह का कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है और इस चीज़ का उन्होंने सेल नाम रख दिया. इसके बाद फर्स्ट टाइम एंटोनी वॉन लिवेनहॉक
इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था 1674 में। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम किया 1665 में, डैट वाज नॉन लिविंग सेल। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल का डिस्कवर किया था 1674 में। इसके बाद हम देखते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे का बॉडी सेल से बना हुआ है, और उनके अंदर का जो सेल है किसी में छोटा, किसी में बड़ा, किसी में लंबा पाया जाता है। उस बेसिस पे हम देखते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो हो गया माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। पीपीएलओ बोलते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक बैक्टीरिया में पाया जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है जो ह्यूमन ब्रेन में पाया जाता है, जो ह्यूमन ब्रेन में पाया जाता है। तीसरा लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल पाया जाता है एक के ऑस्ट्रिच में। एक के ऑस्ट्रिच में। तो सेल को सबसे पहले हमने डिफाइन किया, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया में पाया जाता है, डेट इज कॉल्ड पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरा लॉन्गेस्ट सेल है, ये पाया जाता है नर्व सेल में। तीसरा लार्जेस्ट सेल है, ये पाया जाता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के अंडे में। फिर हमने देखा रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल का डिस्कवर किया था, लेकिन ये सेल नॉन लिविंग सेल था। एक मधुमक्खी के छत्ता में जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ इस तरह का कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आया और इनको इन्होंने सेल कहा। तो ये सेल इस तरह का था जिसे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। फर्स्ट टाइम लिविंग सेल का डिस्कवर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था 1674 में। ये सेल प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही सेल जिसमें इस तरह का कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो सेल एक स्ट्रक्चर है, एक फंक्शनल एक्टिविटी शो करता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बोन, हेयर, मसल्स ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। पूरा बॉडी ह्यूमन का सेल से ही बना हुआ है। तो सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबका बॉडी सेल से बना हुआ है। पुराने सेल झड़ते हैं, नए सेल आते हैं। कोई भी घाव अगर हो जाता है तो घाव का दाग कुछ दिन के बाद मिट जाता है। ये मिटा हुआ दाग एक नए सेल से फिर से बन के तैयार हो जाता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी में देखिए क्या क्या है। सेल थ्योरी, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था। इसमें पहला थे सेल्डियन, दूसरा सैवान, तीसरा रोडल्फ विर्चो, according to him cell theory is all living organism are made up of living cells. Second, each and every living organism are
मेड अप ऑफ सेल्स। थर्ड है सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज old cell destroy new cell comes on that place। बॉडी में जितने भी पुराने सेल हैं सारे डिस्ट्रॉय होते हैं, उसके जगह पे नए सेल आते हैं। तो ये 3 पॉइंट है। पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा है सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा है ओल्ड सेल डिस्ट्रॉय वाई न्यू सेल कम्स ऑन दैट प्लेस। तो ये तीनों सेल थ्योरी कहलाता है। सैल्डियन, सैवान और रोडल्फ विर्चो, ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इस सेल थ्योरी को प्रूफ किया था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल के अंदर और कौन कौन सा पार्ट होता है। इन सारे पार्ट को सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कौन सा सेल होता है, इसके बाद फिर दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे। ये रहा प्लांट सेल, ये रहा एनिमल सेल। प्लांट सेल शेप में लार्ज होता है, एनिमल सेल शेप में स्मॉल होता है। प्लांट सेल राउंड होता है, एनिमल सेल रेक्टेंगुलर होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स का प्रेजेंटेशन होता है जो लार्ज होता है। एनिमल सेल में स्मॉलर वैक्यूल्स होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड का प्रेजेंटेशन होता है। एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। प्लांट सेल में क्लोरोफिल होता है। एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। क्लोरोफिल। बाकी के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं दोनों में प्रेजेंस होता है। तो यहाँ पे ये जो वैक्यूल्स है, प्लास्टिड है, क्लोरोफिल है, ये सारा सेल ऑर्गेनेल्स है। हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल में कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स का प्रेजेंटेशन होता है। ये एक लिविंग सेल है। सेंटर में न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है इस सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक फ्लूइड लाइक सबस्टांस होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। फ्लूइड लाइक सबस्टांस होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये स्ट्रक्चर को गोल्जी बॉडी बोलते हैं।
इसके बाद फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। इस स्ट्रक्चर को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यहीं पे एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम्स। ये सेंटर वाला पार्ट न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके चारों ओर एक और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद फिर यहाँ पे लार्ज स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। ये स्ट्रक्चर को हम सेंट्रियोल बोलेंगे, सेंट्रियोल बोलेंगे। न्यूक्लियस के इनर साइड में एक खास स्ट्रक्चर होता है, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो इस तरह का सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है किसी भी सेल के अंदर। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अगर देखते तो यहाँ राउंड होता है, प्लांट सेल में ये बिल्कुल राउंड शेपेड स्ट्रक्चर होता है। और अगर प्लांट सेल में अगर बात करें तो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होगा तो इसमें पाया जाएगा सेल वॉल, सेल वॉल। ये सेल वॉल एनिमल सेल में अब्सेंस होता है, केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो सेल वॉल पहले नंबर पे। दूसरा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा हो गया प्रोटोप्लाज्म, चौथा हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही एक सब्सटेंस पाया जाता है छोटा सा, इसको राइबोसोम बोलेंगे। इसके बाद गोल्जी बॉडी, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद फिर ये न्यूक्लियस और फिर न्यूक्लियोलस। तो ये खास स्ट्रक्चर है जो एक सेल के अंदर पाया जाता है। इन सबको मिलाकर सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। इन सब का बॉडी के अंदर एक खास फंक्शन होता है और यही सारे फंक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शन क्रिएट करता है, जो सेल का एक अपना रोल होता है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये सेल वॉल एक प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में होता है, टफ, हार्ड और रिजिड होता है। प्लांट सेल में केवल पाया जाता है, थोड़ा कड़ा होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड होता है। ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। दूसरा चीज़ है यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल्स और प्लांट दोनों में पाया जाता है। किसी भी एनिमल्स का ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, प्लांट्स में ये सेकेंड लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये नॉन रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन प्लस लिपिड के बाइलेयर से मिलकर बनता है, यानी 2 लेयर प्रोटीन का, 2 लेयर लिपिड का। इसके बाद फिर तीसरा प्रोटोप्लाज्म है। ये एक तरह का फ्लूइड है, लिक्विड सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अदर पार्ट से बिल्कुल चिपकने नहीं देता, दोनों को बीच में एक दूरी बनाए रखने का काम करता है, डेट इज़ प्रोटोप्लाज्म।
चौथा यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक खास तरह का रोल परफॉर्म करता है जो किसी भी प्लांट्स और एनिमल सेल के अंदर पाया जाएगा। इसका मेन रोल ये है कि इसके पास एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है और ये एंजाइम अपना फंक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म करता है सेल के अंदर यानी बॉडी के अंदर। पांचवा नंबर पर राइबोसोम है। राइबोसोम एक टाइनी सबस्टांस है, बहुत ही छोटा एक पार्टिकल है जो या तो रफ या स्मूथ दो तरह का होगा। अगर राइबोसोम का प्रेजेंटेशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होगा तो ये कहलाएगा रफ राइबोसोम। अगर राइबोसोम का प्रेजेंटेशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होगा तो ये रफ कहलाएगा। अगर इसके ऊपर नहीं होगा तो ये स्मूथ कहलाएगा। इसके बाद फिर ये है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी भी एक खास स्ट्रक्चर है। गोल्जी बॉडीज़ में भी एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है। गोल्जी बॉडी ये जितने भी सेल के अंदर जो न्यूट्रिशन को ये ऑब्टेन करता है, ये सारे न्यूट्रिशन को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, एक्सक्रीट करने का काम करता है। तो ये गोल्जी बॉडीज़ का भी एक अपना रोल हो गया। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को ऑब्टेन करके एरोबिक रिस्पायरेशन को परफॉर्म करता है, साथ में न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करके पूरे सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, यानी सेल के अंदर एनर्जी का ये फॉर्मेशन करता है, ट्रांसमिशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरे ऑर्गेनेल्स को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ये लाइसोसोम एक खास तरह का एंजाइमेटिक एक्शन को परफॉर्म करता है और ये एंजाइम जितने भी डेड और डिकेइंग और एक्सक्रीटेड पार्ट होता है सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, उन सबको बाहर निकलने का काम करता है और उसको खा जाता है ये लाइसोसोम। इसलिए लाइसोसोम को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ अ सेल, यानी इस सेल के अंदर का ये कब्रगाह है जो जितने भी डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको ये इनगल्फ कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को किचन हाउस ऑफ अ सेल बोलते हैं। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, पूरे सेल्यूलर स्ट्रक्चर को ये भी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है और सारे सेल के एनर्जी को ये कैप्चर करके पूरे सेल ऑर्गेनेल्स को ये एक एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। ये न्यूक्लियस के बीचों बीच न्यूक्लियोलस होता है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, क्रोमोसोम का प्रेजेंटेशन होता है। न्यूक्लियस चारों तरफ से एक लिक्विड से घिरा हुआ होता है एंड दैट लिक्विड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इस लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डबल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन होता है और ये डबल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है, जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों स्ट्रक्चर को और जितने भी जेनेटिक मटेरियल का प्रेजेंटेशन उसके अंदर है उसको सही ढंग से मेंटेन करने का काम करता है, उसके साइज को फिक्स और रिजिड बनाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल बोलेंगे बिकॉज ये क्या करेगा, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, एटीपी देने का काम करता है, एरोबिक रिस्पायरेशन करवाने का काम करता है। न्यूक्लियस को किचन हाउस ऑफ अ सेल बोलते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी प्रोटीन यहाँ बनता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ अ सेल बोलेंगे। लाइसोसोम के पास एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है जो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जितने भी डिस्ट्रॉय एक्सक्रीटेड पार्ट होता है सारे को इनगल्फ कर लेता है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ अ सेल बोलेंगे। यानी ये सारे सेल्यूलर अनसेल्यूलर पार्ट को कैप्चर कर लेता है, इसलिए इसको कब्रगाह बोलते हैं।